नमस्कार। विश्व गठिया दिवस पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गठिया दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, जो सभी आयु समूहों के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में गठिया का बोझ बढ़ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड गठिया और गाउट जैसी स्थितियां अधिक प्रचलित हो रही हैं, खासकर वृद्ध लोगों और गतिहीन जीवन शैली वाले लोगों में। गठिया न केवल पुराने दर्द का कारण बनता है और गतिशीलता को सीमित करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे साधारण दैनिक कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। आज हमारा उद्देश्य इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रारंभिक निदान और उपचार के महत्व को उजागर करना और गठिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में व्यवहारिक सलाह देना है। हम गठिया के विभिन्न प्रकारों, इसके कारणों, लक्षणों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे प्रबंधित करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे। हमारे विशेषज्ञों का पैनल भारतीय संदर्भ में गठिया के रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी संबोधित करेगा, जहां जीवन शैली, सांस्कृतिक कारक और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच स्थिति को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष जांगीड़, जो MS एम्स, DNB, MNANS, NRCS, MCH हैं, वरिष्ठ निदेशक ऑर्थोपेडिक्स और संयुक्त पुनर्निर्माण रोबोटिक और कंप्यूटर नेविगेटर संयुक्त प्रतिस्थापन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभ्यास कर रहे हैं, गुरुग्राम, हरियाणा में। I am Dr. Subhash Jangid from Fortis Hospital, Gurgaon. I am currently working as the director and the head of the department of the Bone and Joint Institute in this hospital. Today is World Arthritis Day. डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, जो MS ऑर्थो हैं, वरिष्ठ सलाहकार हड्डी और संयुक्त विशेषज्ञ सूर्या ऑर्थो और ट्रॉमा सेंटर में अभ्यास कर रहे हैं, फरीदाबाद, हरियाणा में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ। सूर्या ऑर्थो एंड ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद में मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हम यहाँ पर पिछले करीबन 35 साल से इस सेंटर को चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेनली ट्रॉमा के और आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, जिनका कि हम रेगुलरली ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे काफ़ी यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग के अंदर हम सोशल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं और लोगों के घरों में जाके भी उनका इलाज करते हैं। थैंक यू। और डॉक्टर अनिल तनेजा, जो एक MS ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जन, ट्रॉमा सर्जन हैं, जो लाइफलाइन अस्पताल, ईव्स अस्पताल, मेरठ, UP में अभ्यास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल तनेजा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरठ, UP से। आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जो हमें गठिया और इसके प्रबंधन और इससे प्रभावित लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में अधिक समझाने में मदद करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर सुभाष आपसे है। क्या आप बता सकते हैं कि गठिया क्या है और भारत में लोगों को सबसे आम किस तरह की बीमारी होती है? सबसे कॉमन तरीके का आर्थराइटिस जो होता है वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, यानी कि जो एज के साथ आपके जॉइंट खराब होते हैं, आपकी कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती है, उसे बोलते हैं एज रिलेटेड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे कॉमन तरीके का आर्थराइटिस हमारे पास इसी तरीके का आता है। ये यूजुअली होता है एल्डरली पेशेंट में। इसके अलावा एक और तरह का आर्थराइटिस जो हिंदुस्तान में कॉमनली मिलता है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ये उन पेशेंट में होता है जिनकी एज अभी कम है। सो यूजुअली इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो 20 से 30 या 35 साल की एज ग्रुप में हमको मिलते हैं। डॉक्टर सुरेश, मेरा अगला सवाल आपसे है। गठिया के विकास में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं, खासकर भारतीय आबादी में? And the main contributing factors are that we have got a habit of sitting in a squatting position and using Indian toilets, और जैसे चौकड़ी लगा के बैठते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में आर्थराइटिस। और there are some other contributing factors also there, like some genetic factors. See, if a mother has got the arthritis, then the daughter is also likely to have the arthritis of the knee joint. And then we have some dietary deficiencies which may lead on to the weakness of bones, and then there may be some arthritis in the knee joints. डॉक्टर अनिल, गठिया के सबसे आम लक्षण क्या हैं और लोगों को किन शुरुआती चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना चाहिए? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो। आर्थराइटिस बेसिकली बात करी जाए तो कई तरीके की होती है। जो कॉमन आर्थराइटिस है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि यूजुअली डीजेनरेटिव होती है और एजेड लोगों में बनती है, जबकि यंग लोगों में भी बन सकती है, जिसमें कोई स्पेसिफिक कोई कारण ऐसा बन जाए, जैसे चोट लगना हो जाए या बचपन में कोई इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया,
उसकी वजह से कई बार जो आर्थराइटिस बन जाती है, लेकिन यूजुअली वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है जो एजेड लोगों में दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो अदरवाइज बाकी आर्थराइटिस होती हैं उसमें एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो यंग फीमेल्स में कॉमन है, एक गाउटी आर्थराइटिस है जो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाने की वजह से बन जाती है। आर्थराइटिस बॉडी में जो प्रेजेंट करती है वो जोड़ों का दर्द, अकड़ाहट और डिफॉर्मिटीज के साथ में प्रेजेंट करती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। डॉक्टर सुभाष, गठिया का निदान कैसे किया जाता है और कुछ प्रमुख नैदानिक परीक्षण क्या हैं जो स्थिति को जल्दी पहचानने में मदद कर सकते हैं? आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली हम जो है एक सबसे पहले एक्सरे कराते हैं पेशेंट को देखने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एक्सरे, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये इन्फ्लेमेटरी टाइप का आर्थराइटिस है जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में गठिया बोलते हैं, अगर उस तरह का है जो ब्लड में सर्कुलेशन में मिलता है तो हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। सिम्टम्स पेशेंट के, उसके बाद एक्सरे और ब्लड टेस्ट से यूजुअली आपका आर्थराइटिस डायग्नोस हो जाता है। कैसे इसको मैनेज करना है? ये रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और डॉक्टर की सलाह से, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, गठिया है, तो रेगुलर मेडिकेशन लीजिए। उसको छोड़ना बिल्कुल गलत है क्योंकि छोड़ते ही आपका जो डिजीज का प्रोग्रेशन है, जिस स्पीड से डिजीज बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक इमोशनल इम्पैक्ट की बात है, ऑब्वियसली किसी की भी इंसान की जब लिमिटेशन बढ़ जाती है किसी काम को करने के लिए, जैसे वॉक नहीं कर सकते, सोशल फंक्शन में नहीं जा सकते, अपना डे टू रूटीन एक्टिविटी में उनको घर के अंदर घूमना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है और उसके लिए पूरे परिवार को उनका साथ देना चाहिए और उनको मोटिवेट करके, एक्सरसाइज करके और उससे बाहर निकालना चाहिए। जी डॉक्टर सुरेश, लोगों के लिए प्रारंभिक निदान और उपचार की तलाश करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि गठिया का इलाज नहीं किया जाता है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? See, it is really very important to diagnose the arthritis at early stages. अगर पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है घुटनों में और उनकी एज ज़्यादा है, ओवरवेट है और हैबिट से स्क्वेटिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको जल्दी से ही डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और उससे कि जिससे हम डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। उनको हम कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिससे कि घुटने के जो कार्टिलेज हैं वो घिसने से रुक जाते हैं। कुछ उनको एक्सरसाइज बताई जा सकती हैं जिससे कि वो एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस डिजीज़ को डिले किया जा सकता है और जो इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज होती हैं वो उससे डेवलप नहीं होंगी। जी डॉक्टर अनिल, आहार और व्यायाम जैसी जीवन शैली में बदलाव गठिया के प्रबंधन में कैसे भूमिका निभा सकते हैं? आप रोगियों को क्या विशेष सलाह देंगे? अगर हम आर्थराइटिस को कंट्रोल करने की बात करें तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और आर्थराइटिस में तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कि जितना अर्ली स्टेज में हम आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि जब डिफॉर्मिटीज बन जाएं या एडवांस स्टेज में आ जाए तो हमारे पास फिर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। पेशेंट को अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपने बॉडी वेट का ध्यान रखना चाहिए, अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और अगर जोड़ों में किसी तरीके का दर्द हो या तिरछापन दिखाई दे तो अर्लीस्ट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर सुभाष, आप गठिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? इस आर्थराइटिस में हमें करना क्या चाहिए? जिनको होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनको रेगुलर मेडिकेशन लेनी चाहिए ताकि उनकी डिजीज का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसकी वजह से पेन बढ़ता है, स्वेलिंग आती है, वो उनका कम और कंट्रोल रहे और उसकी वजह से उनकी जॉइंट की लाइफ बढ़ जाए। जिनको हो गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ धीरे धीरे जॉइंट खराब हो गए हैं, उनको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि लाइफ में आपको सीढ़ियां चढ़ना उतरना कम से कम, नीचे बैठना कम से कम और अपनी जॉइंट की मसल्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके साथ डाइट में आपको रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर आपकी मसल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि जो उम्र के साथ बीमारी बढ़ती है उसके बढ़ने की प्रोग्रेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और शायद आपको जो सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है वो एक लंबे समय के बाद
शायद उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी स्टेज बहुत एडवांस हो गई है, जिसमें कि आपको चलना फिरना मुश्किल हो गया है, आपके जॉइंट्स में स्पेस पूरी तरह से खत्म हो गया है, और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आपको प्रॉब्लम होने लगी है, और उसकी वजह से आपको या तो कोई एक्टिविटी छोड़नी पड़ती है या आपको उसके लिए दर्द की दवाई लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब है आपको अब सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। डॉक्टर सुरेश, गठिया से पीड़ित व्यक्ति को आप इस स्थिति की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के बारे में क्या सलाह देंगे? से एक बार जब डायग्नोसिस बन जाता है कि पेशेंट को आर्थराइटिस है, तो उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए अपना इलाज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई गोली दे दें या कुछ ऐसी चीज़ बता दें जिससे आर्थराइटिस खत्म हो जाएगी। तो उनको हम सबसे पहले तो घुटने की एक्सरसाइज बताते हैं जो कि उनको रेगुलरली करनी है। उसके अलावा उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि चौकड़ी लगा के नहीं बैठना है या इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लंबी वॉक करने के लिए भी मना करते हैं उनको। साइकिलिंग उनको एडवाइस करते हैं, जिससे साइकिलिंग क्या है कि नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, तो इससे क्या है, इसको करने से घुटनों को फर्दर डैमेज नहीं होता है। इसके अलावा उनको कुछ मेडिकेशन वगैरह चाहिए होती हैं, जैसे कि घुटनों को कार्टिलेज जो घिस रहा है उसको बचाने के लिए, घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए विटामिन डी देना पड़ता है, कैल्शियम देना पड़ता है। तो इस तरह से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उनको इस तरह समझाया जाता है कि वो अपनी डिजीज के बारे में समझ है, घर में लंबा इलाज करते रहेंगे। लेकिन जब एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एडवांस स्टेजेस में आ जाती है, तो उस स्टेजेस पे कई बार हमारे को घुटनों में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, या एक स्टेज ऐसी भी आती है, लास्ट स्टेज, जब उसको घुटनों को रिप्लेसमेंट करके टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जिससे कि एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है घुटनों को। जी। डॉक्टर अनिल, गठिया के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा दोनों तरह से उपलब्ध विभिन्न उपचार विकल्प क्या हैं? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आ जाएं तो उसमें देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पहले दिन से दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। अगर अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस कर लें, हेल्दी वेट रखें, हेल्दी पोस्चर रखें, हेल्दी डाइट रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, तो कई बार कई साल बिना दवाइयों के भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एंटी आर्थराइटिक मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स देनी पड़ती हैं। अगर गाउटी आर्थराइटिस है तो उसमें हमें यूरिक एसिड कंट्रोल करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और अगर बात उससे आगे बढ़ जाए तो इवन कई बार हमें उसमें ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए, या लेटर स्टेज में एडवांस्ड केस में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की भी ज़रूरत आ जाती है। हमारे डॉक्टरों के पैनल को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम समाप्त कर रहे हैं, मैं आप सभी को, हमारे दर्शकों के लिए गठिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और अपने जोड़ों की सुरक्षा करने के तरीके पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए कहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष, आपसे जानते हैं। तो कंक्लूड अगर मैं बोलूं तो हमें अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए, आपने सुना होगा जीवन चलने का नाम है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है। अगर हम चलते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और हम सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो जितना हमारे मोबिलिटी अच्छी रहती है उतना ही आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, ना सिर्फ जॉइंट। तो जो हमारे पैरों के जॉइंट हैं, जिसमें कि हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है, वो आपको चलने फिरने में, एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। अगर हम रेगुलर एक्टिविटी करते रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। चलने फिरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेगुलर अच्छी डाइट लेनी है और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके जॉइंट स्वस्थ रहें और स्ट्रांग रहें, और वो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर सुरेश, इसके बारे में आपका क्या कहना है? द कंक्लूजन रिगार्डिंग आर्थराइटिस और नी जॉइंट इज दैट पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी मेरी लंबी बीमारी है और अपने आप ख़त्म होने वाली नहीं है। सो मुझे इसके लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, नीचे बिल्कुल नहीं बैठना है, लंबी वॉक नहीं करनी है, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है उनको लेना है। और ख़ास बात है कि एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर होते हैं वो बहुत कम से कम लेने हैं, क्योंकि पेन किलर जो है वो आपको पेन में रिलीफ तो देंगे, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे किडनी वगैरह डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए पेन किलर्स को अवॉइड करना है। और अगर लास्ट स्टेज से पहुंच जाते हैं तो घुटना रिप्लेस कराने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इससे एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर घुटना एडवांस स्टेज में डैमेज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो उसको रिप्लेस करा लेना चाहिए। जी डॉक्टर अनिल, इस बारे में आपका क्या कहना है? पेशेंट को अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपने बॉडी वेट का ध्यान रखना चाहिए, अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए,
और अगर जोड़ों में किसी तरीके का दर्द हो या तिरछापन दिखाई दे तो अर्लीस्ट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। गठिया के प्रबंधन पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह साझा करने के लिए हमारे सम्मानित डॉक्टरों के पैनल को धन्यवाद। ये स्पष्ट है कि गठिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और शुरुआती हस्तक्षेप के साथ एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जीना संभव है। इस विश्व गठिया दिवस पर आइए याद रखें कि जागरूकता और सक्रिय देखभाल संयुक्त स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो व्यायाम, आहार या समय पर चिकित्सा सलाह लेने के माध्यम से हो, छोटे कदम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। धन्यवाद।